किताबें सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं होती, ये सोच की ताकत और समाज में बदलाव लाने वाली आवाज होती हैं। और जब ये आवाज एक महिला लेखिका की हो, तो उसमें समाज को देखने, समझने और बदलने की अद्भुत शक्ति होती है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं 10 बेहतरीन महिला लेखिकाओं और उनकी कालजयी रचनाओं से, जिन्होंने साहित्य की दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहली किताब है चित्रा बनर्जी की सीतायन। रामायण विश्व के महानतम महाकाव्य में से एक होने के अलावा एक दुखांत प्रेम कथा भी है। इसके पुनर्कथन में लेखिका ने सीता को उपन्यास के केंद्र में रखा है और यह सीता के परिप्रेक्ष्य से लिखी गई कथा है। यह महाकाव्य की कुछ अन्य नारी पात्रों की भी कहानी है, जिन्हें प्रायः गलत समझकर उनकी उपेक्षा कर दी गई, जैसे कैकेयी, शूर्पणखा और मंदोदरी। कर्तव्य, विश्वासघात, अधर्म और सम्मान पर एक सशक्त टिप्पणी होने के अतिरिक्त यह पुरुष प्रधान जगत में स्त्री द्वारा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की भी गाथा है। चित्रा जी ने एक अति प्राचीन कथा को अभिलाषाओं की दिलचस्प और आधुनिक लड़ाई में बदल दिया है। यद्यपि रामायण आज भी उसी तरह पढ़ी सुनी जाती है, परंतु चित्रा जी ने उपन्यास में उठाए कुछ प्रश्नों के संदर्भ में इसे और भी प्रासंगिक बना दिया है। स्त्रियों के परिजनों को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? किसी भी रिश्ते में स्त्रियों के क्या अधिकार होते हैं? और स्त्री को अन्याय के विरोध में कब कहना चाहिए अब और नहीं? सीतायन रामायण की कथा को सीता के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। यह पुस्तक सीता को केवल एक त्यागमयी स्त्री के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर नारी के रूप में दिखाती है। सीतायन केवल रामायण का पुनर्लेखन नहीं, बल्कि समाज में स्त्री की भूमिका पर एक गंभीर विचार मंथन है। अगर आप रामायण को सीता की नजर से देखना चाहते हैं, तो यह पुस्तक अवश्य पढ़ें। दूसरी किताब भी चित्रा जी की ही है। किताब का नाम है द्रौपदी का महाभारत। महाभारत का युद्ध मात्र एक युद्ध न होकर मानवता के एक कालखंड, एक युग के अंत का परिचायक भी है। यह कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरवों और पांडवों के बीच हुए एक ऐसे भीषण व नृशंस युद्ध की गाथा है, जो भाइयों के मध्य हुए ईर्ष्याजनित रक्तपात को दर्शाती है और साथ ही छल, अपमान तथा उसके फलस्वरूप उत्पन्न प्रतिशोध के भावों को भी अत्यंत पुष्ट व प्रबल रूप में उजागर करती है। इस उपन्यास में लेखिका ने पांडवों की पत्नी एवं पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री पांचाली के माध्यम से न सिर्फ महाभारत की संपूर्ण कथा को अत्यंत सजी और रोचक ढंग से उकेरा है, अपितु नारी की सोच, उसकी समस्याओं, उसके द्वंद एवं गूढ़ आंतरिक मनोभावों का बेहद व्यापकता से वर्णन किया है। द्रौपदी की महाभारत केवल एक महाकाव्य का स्त्रीवादी पुनर्लेखन नहीं, बल्कि नारी की शक्ति, उसके संघर्ष और आत्मसम्मान की गाथा है। यह उपन्यास हमें यह सोचने पर विवश करता है कि क्या नारी हमेशा पुरुषों के निर्णयों का शिकार होती रहेगी, या फिर वह स्वयं अपने जीवन का मार्ग चुन सकती है। द्रौपदी केवल एक पत्नी, माया रानी नहीं थी, वह इतिहास की सबसे जटिल और प्रभावशाली महिलाओं में से एक थी। अगर आप महाभारत को एक नई दृष्टि से देखना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए अवश्य पठनीय है। तीसरी किताब गीतांजलि श्री की रेत समाधि। गीतांजलि श्री जी का उपन्यास रेत समाधि एक वृद्धा की कहानी है, जो अपने जीवन की सीमाओं को तोड़कर एक नई यात्रा पर निकलती है। यह केवल उम्रदराज महिला की कहानी नहीं, बल्कि एक नए जीवन की खोज है। एक 70 वर्षीय महिला, जो अपने पति की मृत्यु के बाद एक नई पहचान तलाशने लगती है। वह सिर्फ मां या पत्नी बनकर जीती रही, लेकिन अब वह स्वयं को खोजने की यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा भारत से पाकिस्तान तक जाती है, जहां इतिहास, यह उपन्यास सीमाओं को तोड़ने की कहानी है, फिर वह देश की हो, समाज की हो या मन की। एक महिला जब स्वयं को खोजने निकलती है, तो वह सिर्फ भौगोलिक सीमाएं नहीं लांघती, बल्कि अपने भीतर की जंजीरों को भी तोड़ती है।
रेत समाधि केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के गहरे भावों का चित्रण है। अगर आप जीवन, अस्तित्व और नारी मन की गहराइयों को महसूस करना चाहते हैं, तो ये उपन्यास आपके लिए है। चौथी किताब है अनुराधा बेनीवाल जी की लोग जो मुझ में रह गए। अनुराधा बेनीवाल जी की किताब लोग जो मुझ में रह गए सिर्फ एक सफर की कहानी नहीं, बल्कि यात्राओं में मिले लोगों, रिश्तों, अनुभवों और बदलते दृष्टिकोणों की दास्तान है। यह किताब उन पलों को समेटती है जो किसी से बिछड़ने के बाद भी हमारे भीतर जिंदा रहते हैं। एक लड़की जो अलग अलग देशों में जाती है और अलग अलग, कहीं सिंगल, कहीं तलाकशुदा, कहीं भरे पूरे परिवार, कहीं भारत से भी बंद समाज के लोगों से मिलती है। उनसे मुखातिब होते हुए उसे लगता है सब अलग हैं लेकिन सब खास हैं। दुनिया इन सब के होने से ही सुंदर है, क्योंकि सबकी अपनी अलहदा कहानी है। इनमें से किसी के भी नहीं होने से दुनिया से कुछ चला जाएगा। अलग अलग तरह के लोगों से कटकर रहना हमें बेहतर या श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बनाता। उनसे जुड़ना, उनको जोड़ना ही हमें बेहतर मनुष्य बनाता है, हमारी आत्मा के पवित्र और श्रेष्ठ के पास हमें ले जाता है। ऐसे में उस लड़की को लोग जो मुझ में रह गए उन अनकही कहानियों, अधूरे संवादों और बिछड़े हुए लोगों का दस्तावेज है जो हमें हमेशा के लिए बदल जाते हैं। अगर आपको यात्राएं, रिश्तों की गहराई और जीवन के नए मायने तलाशना पसंद है, तो यह किताब आपके लिए है। पांचवी किताब है तस्लीना नसरीन जी की लज्जा। लज्जा की शुरुआत होती है 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़े जाने पर बांग्लादेश के मुसलमानों की आक्रामक प्रतिक्रिया से। वे अपने हिंदू भाई बहनों पर टूट पड़ते हैं और उनके सैकड़ों धर्मस्थलों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन इस अत्याचार, लूट, बलात्कार और मंदिर ध्वंस के लिए वस्तुतः जिम्मेदार कौन है? कहना न होगा कि भारत के वे हिंदूवादी संगठन जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ध्वंस कर प्रतिशोध की राजनीति का खूंखार चेहरा दुनिया के सामने रखा, भूल गए कि जिस तरह भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, उसी तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। लज्जा सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि एक चीख है उन लोगों की जो धर्म और राजनीति के खेल में पिस जाते हैं। यह किताब हमें यह सोचने पर विवश करती है कि क्या धर्म इंसान से बड़ा हो सकता है। छठा उपन्यास है शिवानी जी की 14 फेरे। इस उपन्यास की नायिका अहिल्या अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव से गुजरती है। बचपन में मां से बिछड़ने का दर्द, ऊटी के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई, पिता की छत्रछाया में पली भी आधुनिक सोच की लड़की जो अपने पारंपरिक समाज में लौटने के बाद खुद को एक नए मोड़ पर पाती है। इस उपन्यास में सिर्फ रिश्तों की उलझने ही नहीं, बल्कि आत्मखोज का भी एक गहरा पहलू है। अहिल्या का अपनी मां से मिलना, हिमालय की शांति में अपने सवालों के जवाब खोजना और प्रेम की अनकही उलझनों को समझने की उसकी कोशिश, यह सब पाठकों को अपने साथ बहा ले जाता है। शिवानी जी का लेखन इस कहानी को एक अलहड़ सौंदर्य देता है, जहां प्रेम, समाज और आत्मस्तित्व के बीच जूझती एक स्त्री की कथा पाठक के दिल में उतर जाती है। अगली किताब भी शिवानी जी की है। किताब का नाम है अतिथि। यह उपन्यास नायिका जया की कहानी कहता है, जो आत्मसम्मान को सर्वोपरि मानने वाली एक स्वाभिमानी लड़की है। उसकी शादी एक राजनीतिक परिवार में होती है, जहां उसे अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जया और कार्तिक के रिश्ते के बीच समाज की धारणाएं, परिवार की स्वीकृति और स्त्री के आत्मसम्मान की लड़ाई प्रमुख रूप से उभरती है। शिवानी जी का लेखन इस उपन्यास में बेहद संवेदनशील है। हर पात्र जीवंत लगता है, उनकी पीड़ा, उनका अकेलापन और संघर्ष सब कुछ महसूस होता है। शिवानी जी की खासियत यह थी कि वे स्त्री के भावनात्मक संसार को बहुत बारीकी से उकेरती थीं। उनकी नायिकाएं सिर्फ प्रेम के लिए नहीं जीतीं,
वे अपने अस्तित्व की तलाश भी करती हैं। वे संस्कारों को मानती हैं, लेकिन रूढ़ियों को तोड़ने से डरती भी नहीं। यही कारण है कि उनके उपन्यास पाठकों को न सिर्फ प्रभावित करते हैं, बल्कि गहरे सोचने पर भी विवश कर देते हैं। 8वां किताब है उषा प्रियमवदा जी की 55 खंबे लाल दीवारें। उषा प्रियमवदा की गणना हिंदी के उन कथाकारों में होती है जिन्होंने आधुनिक जीवन की ऊब, छटपटाहट, संतरास और अकेलेपन की स्थिति को अनुभूति के स्तर पर पहचाना और व्यक्त किया है। सुमिता एक कॉलेज में पढ़ाने वाली शिक्षिका है। वह आत्मनिर्भर है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन क्या एक महिला का अकेले खुश रहना समाज को स्वीकार है? वह अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर से प्रेम करती है, लेकिन वह प्रेम केवल अधूरा रह जाता है। उसका जीवन 55 खंभों और लाल दीवारों के बीच सिमट कर रह जाता है, जैसे यह पूरी दुनिया उसके लिए एक कैदखाना हो। छात्रावास के 55 खंभे और लाल दीवारें उन परिस्थितियों के प्रतीक हैं जिनमें रहकर सुषमा को ऊब तथा घुटन का तीखा एहसास होता है, लेकिन फिर भी वह उनसे मुक्त नहीं हो पाती, शायद होना नहीं चाहती। उन परिस्थितियों के बीच जीना ही उसकी नियति है। आधुनिक जीवन की यह एक बड़ी विडंबना है कि जो हम नहीं चाहते, वही करने को विवश हैं। लेखिका ने इस स्थिति को बड़े ही कलात्मक ढंग से प्रस्तुत उपन्यास में चित्रित किया है। अगली किताब है अमृता प्रीतम जी की पिंजर। पिंजर केवल एक उपन्यास नहीं, बल्कि विभाजन की पीड़ा का जीवंत दस्तावेज है। अमृता प्रीतम जी ने पूरो नाम की नायिका के माध्यम से उस दर्द को व्यक्त किया है, जिसमें एक लड़की को जबरन उठा लिया जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। ये उपन्यास समाज की उन बेड़ियों पर सवाल उठाता है जो औरतों के लिए बनाई गई हैं। पूरो का अपहरण होता है, लेकिन सबसे बड़ा आघात तब होता है जब उसका अपना परिवार उसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। ये उपन्यास हमें बताता है कि औरत के लिए सबसे बड़ा पिंजरा समाज की मानसिकता होती है। अमृता प्रीतम जी की लेखनी इस पीड़ा को इतना सजीव बना देती है कि पाठक इस त्रासदी को अपने भीतर महसूस करने लगता है। महिलाओं के संघर्ष की बात करते हैं तो अक्सर उनकी व्यक्तिगत तकलीफों और सामाजिक बाधाओं पर ध्यान जाता है, लेकिन एक महिला का दर्द सिर्फ उसका अपना नहीं होता, वो उसके बच्चों की दुनिया को भी बदल देता है। यही पहलू दर्शाती है मन्नू भंडारी जी की कालजयी कृति आपका बंटी। ये कहानी है बंटी की, जो अपने माता पिता के टूटते रिश्ते के बीच पिसता चला जाता है। उसकी मां शकुन, जो खुद एक टूटी हुई शादी और समाज के तानों से जूझ रही है, अपने बच्चे के लिए जीना चाहती है, लेकिन क्या वो सच में उसके लिए कुछ कर पाती है? आपका बंटी सिर्फ एक बच्चे की नहीं, बल्कि एक महिला की भी कहानी है, जिसके संघर्ष का असर उसकी आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। ये उपन्यास हमें विवश करता है कि एक महिला की तकलीफ सिर्फ उसकी नहीं होती, वो उसके बच्चे की मासूमियत भी छीन सकती है। तो अगर आप एक महिला के संघर्ष को एक अलग दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं, तो आपका बंटी को पढ़ें। ये थीं 10 बेहतरीन किताबें जो महिलाओं की लेखनी की ताकत और उनकी गहरी सोच को दर्शाती हैं। इन लेखिकाओं ने अपनी कहानियों से न सिर्फ साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि समाज को नए नजरिए से देखने की एक वजह भी दी। क्या आपने इनमें से कोई किताब पढ़ी है? या फिर कोई ऐसी किताब जो आपको बेहद पसंद आई हो? हमें कमेंट में बताइए।